हाँ भाई बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? वीडियो पूरा स्क्रीन नहीं आ रही क्या? आ तो रही है स्क्रीन, है ना? हाँ, यस यस यस, बहुत सही। क्या हाल चाल चल रहा है? कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है भाई बच्चों? कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है? सेकंड लास्ट लेक्चर है आज केमिकल काइनेटिक्स का। केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड लास्ट लेक्चर है। 23 अगस्त को जो टेस्ट होगा उसका सिलेबस सभी बच्चों को पहले ही बता देता हूं, और कई बार बता चुका हूं, डेली बताता हूं। उसका सिलेबस है लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर, कंप्लीट लिक्विड सॉल्यूशन विद कंसंट्रेशन। इसमें कंसंट्रेशन टर्म भी शामिल है, विद कंसंट्रेशन टर्म। विद कंसंट्रेशन टर्म। हाँ यार, कैमरा चेंज करने की जरूरत है। मैंने आपसे कहा तो है कि वेदांतु वालों को जरा एक बार बोलो, मेरी बात सुनते ही कहां है। तो देखो, ये हो गई बात। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्हेनियस इक्वेशन। तो उससे पहले जल्दी से हम लोग करते हैं क्यूएसडी सीट। ठीक है, क्यूएसडी सीट करते हैं। ये देखिए, क्यूएसडी सीट नंबर हमारी 6। तो सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यूएसडी सीट नंबर 6। आज क्या मैं जल्दी आया हूं? मैं तो टाइम पे ही आया हूं जैसे आता हूं। तो आज बच्चे कम कैसे दिख रहे हैं? आज बच्चे लाइव में कम कैसे दिख रहे हैं? क्या अभी अभी फिजिक्स की क्लास छूटी है क्या? यूनिवर्सल बॉस न्यू एडमिशन। तो देखो, जो भी बच्चे नए एडमिशन है इस चैप्टर को शुरुआत से देखें, बीच से मत देखें, क्योंकि आज आर्हेनियस इक्वेशन स्टार्ट करूंगा। मतलब चैप्टर का 70% चैप्टर खत्म हो चुका है। हम्म 70% चैप्टर खत्म हो चुका है। तो जो भी बच्चे नए ऐड होते हैं, ठीक है, वो अपना किसी भी चैप्टर को शुरुआत से देखें, बीच में से ना देखें, क्योंकि बीच में से देखने से वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो शुरुआत से एकदम देखिए, पहले मतलब केमिकल काइनेटिक्स के पहले लेक्चर से देखिए। तो चलो क्यूएसडी सीट नंबर 6 करते हैं। अब ये देखो, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, ए एंड बी इज ए टू रिएक्शन। ए और बी दो रिएक्शन है विद ऑर्डर N1 एंड N2 रिस्पेक्टिवली, जिनके ऑर्डर जो है N1 और N2 है। ग्राफ ड्रा बिटवीन ln रेट वर्सेस ln AT फॉर बोथ ए एंड बी रिएक्शन। सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। दो रिएक्शन है ए और बी, उनके ऑर्डर जो है N1 N2 है, और रेट वर्सेस कंसंट का ग्राफ दिया हुआ है। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ दिया हुआ है। वो पूछ रहा है कि ऑर्डर किसका ज्यादा है किसका कम है। तो यदि सबको ध्यान हो तो कल मैंने nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन पढ़ाया था। कल मैंने ये इक्वेशन पढ़ाई थी, और लॉग लेने के बाद ये इक्वेशन ऐसे आई थी। यदि सबको याद हो तो ये इक्वेशन ऐसे आई थी लॉग लेने के बाद, ln लेने के बाद। अब देखो, ये हो गया y एक्सेस, ये हो गया x एक्सेस, ये हो गया हमारा स्लोप, और ये हो गया हमारा इंटरसेप्ट। इसका मतलब स्लोप की वैल्यू जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। स्लोप क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ज्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। अब स्लोप किसका ज्यादा है आप देख लो, एक्स एक्सेस पे लाइन खींच लो। ये देखो, इसका स्लोप चेक करो, ये है, इसका स्लोप चेक करो, ये है। तो बी का स्लोप ज्यादा है, तो बी का ऑर्डर ज्यादा होगा। बी का ऑर्डर कितना है? N2। तो इसका मतलब N2 ग्रेटर देन N1 होगा। क्यों? क्योंकि स्लोप ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और स्लोप किसका ज्यादा है? बी का। तो बी का स्लोप ज्यादा है, तो बी का ऑर्डर भी ज्यादा होगा। अच्छा,
अब इस क्वेश्चन को सारे बच्चे करें। हाँ सर बीमार हो गया था, बैकलॉग हो गया है। कोई बात नहीं, बैकलॉग हो गया है तो पूरा करो, अभी बहुत टाइम है, आराम से बैकलॉग पूरा करिए, उसमें क्या दिक्कत है। A equal to 2B plus C. Initial pressure of above first order reaction is P atmosphere. If reaction complete 50%, then find out total pressure of container. अच्छा, अब देखो इसका इनिशियल प्रेशर दिया है, जब रिएक्शन 50% खत्म हो जाती है तब पूछ रहा है कि टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर कितना होगा। अब आप बताओ, टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर पूछ रहा है, वो किसके बराबर होगा? टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर जो होगा गैस ए, गैस बी और गैस सी के प्रेशर के सम के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जब 50% रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो कंटेनर में ए गैस भी होगी, बी गैस भी होगी, सी गैस भी होगी, तो टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर क्या होगा? तीनों के प्रेशर के सम के इक्वल। मगर उस समय तीनों का प्रेशर कितना होगा निकालना पड़ेगा। इनिशियल प्रेशर कितना है? P 0 T इक्वल टू 0 पे। अब P में से X प्रेशर डिसोसिएट हो गया, तो P में से X प्रेशर डिसोसिएट हुआ तो 2X प्रेशर बना, X प्रेशर बना आफ्टर T सेकेंड, आफ्टर T सेकेंड। मगर वो कह रहा है कि 50% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, सॉरी वो कह रहा है कि 50% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। 50% रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब आधा डिसोसिएट हो रहा है। 50% का मतलब क्या होता है? आधी रिएक्शन खत्म हो गई, आधा रिएक्टेंट डिसोसिएट हो गया। तो देखो P था, P में से कितना डिसोसिएट होगा? P/2, आधा। अब देखो जितना ये डिसोसिएट होता है उसका डबल ये फॉर्म होता है, तो P/2 का डबल फॉर्म होगा। क्यों? डिसोसिएट कितना हो रहा है? P/2, तो P/2 का डबल फॉर्म होगा। जितना ये डिसोसिएट होता है उतना ये फॉर्म होता है, सेम रेशियो है, तो P/2 डिसोसिएट हुआ है, P/2 फॉर्म होगा। तो इसका प्रेशर 50% रिएक्शन खत्म होने के बाद कितना बचा? इतना। इसका कितना बचा? इतना। इसका कितना बचा? इतना। तो टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर आफ्टर कंप्लीट 50% रिएक्शन, इसका P/2 है, इसका P है, इसका P/2 है, तो ये जो आया है 2P आया है, 2P एटमॉस्फेयर। टोटल प्रेशर कितना आया है? 2P एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन आप लोग देखिए और अच्छे से करिए और बताइए। देखो तीन रिएक्शन ए बी सी आर गिवन, तीन रिएक्शन दी है ए बी सी। ए रिएक्शन ए टी हाफ इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। वो कह रहे हैं कि रिएक्शन ए का जो टी हाफ है वो इंक्रीज करता है जब ए नॉट इंक्रीज करता है। अच्छा, रिएक्शन बी टी हाफ रिमेन सेम विद इंक्रीज ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। रिएक्शन बी में क्या है? एक मिनट रुकना, आपके कमेंट कहां चले गए? ये लोचा हो गया, ये क्या खुल गया है? ये क्या खोल दिया इसने? एक मिनट रुकना बेटा। मेरा लेक्चर दिख रहा है? सर कल की क्लास स्लाइड नहीं ओपन हो रही है ममता। क्यों बच्चों, क्या कल की क्लास स्लाइड ओपन नहीं हो रही है? हाँ चलो, अब देखो वो कह रहा है रिएक्शन बी टी हाफ रिमेन सेम विद इंक्रीज इन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। वो कह रहा है कि यार टी हाफ जो है ए पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, टी हाफ डज नॉट डिपेंड अपॉन ए। क्यों? आप ए को चेंज कर रहे हो मगर टी हाफ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, टी हाफ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अच्छा, टी हाफ डिक्रीज विद इंक्रीजिंग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। अब देखो जब ए नॉट की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो तो टी हाफ डिक्रीज कर रहा है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आपको मैंने ये बात पढ़ाई थी, यदि सबको याद हो, कि टी हाफ ए नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं जीरो ऑर्डर के केस में, और टी हाफ
जो होता है ए पर डिपेंड नहीं करता है फर्स्ट ऑर्डर के केस में, और टी हाफ ए नॉट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेकंड ऑर्डर के केस में। इसका मतलब ए रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर है, बी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, और सी रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है। ऑल रिएक्शन ए बी सी हैव डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ट्रू। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन A0, B1, C2, ट्रू। रेट ऑफ रिएक्शन A ऑलवेज कांस्टेंट, ट्रू। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट क्या होता है? कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? के। याद है, पीछे पढ़ाया है, तो ट्रू। इसका मतलब ऑल करेक्ट, इसका मतलब ऑल करेक्ट। ये बताओ, इन गिवन रिएक्शन X, T half of 0.2 m and 0.4 m concentration of reactant is 10 second, 40 second respectively. Calculate order of reaction X. ये क्वेश्चन कितने बच्चों ने किया है? ये क्वेश्चन कितने बच्चों ने किया है? देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो मैंने आपको कल एक रिलेशन पढ़ाया था कि टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में ये रिलेशन होता है, याद है? टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में ये रिलेशन होता है nth ऑर्डर के लिए, nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। और मैंने कहा था ये ध्यान रखिएगा, काम आएगा। अब देखो, जब टी हाफ कितना है? 10 सेकेंड, तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? 0.2, इक्वेशन 1। जब टी हाफ 40 है तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? 0.4। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो जब डिवाइड कर दोगे तो देखो 10 डिवाइडेड बाई 40। अब पावर सेम है तो दोनों को एक साथ पावर में ले लो, जब दोनों की पावर सेम है तो ऐसे। अब ये कितना हुआ? 1/4, और ये कितना हुआ? 1/2। भाई ये ऐसे ऐसे कट गया और 2 से कट गया। अब देखो बेस सेम करो, बेस सेम कैसे होगा? 1/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हो। बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएंगी, बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएंगी। अब n को इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, तो जब आप n को इधर लाओगे और उसको उधर ले जाओगे तो ऐसे आ जाएगा, n इक्वल टू क्या आ गया? -1। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो -1 होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा इस रिएक्शन का -1 होगा। तो जरा क्वेश्चन को ध्यान रखना, ये जो मैंने आपको इक्वेशन पढ़ाई है तो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए नहीं पढ़ाई है। जब भी कहीं टी हाफ और ए नॉट के बीच में रैंडम रिलेशन देके ऑर्डर पूछे, जब भी कहीं टी हाफ और ए नॉट के बीच में रिलेशन देके ऑर्डर पूछता है तो आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। ये देखो कैसे, ऐसे ऐसे। जब टी हाफ 10 था तो कंसंट्रेशन 0.2 था, जब टी हाफ 40 है तो कंसंट्रेशन 0.4 है। दोनों को डिवाइड कर दिया, एन की वैल्यू निकल आई। एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, एन ए गिव्स बी, ग्राफ ड्रा बिटवीन एल एन टी हाफ वर्सेस एल एन ए नॉट फॉर अबव रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। अब देखो ए नॉट की वैल्यू चेंज करने पर, ए नॉट की वैल्यू चेंज करने पर टी हाफ चेंज नहीं हो रहा है। टी हाफ की वैल्यू कैसी है? कांस्टेंट। सर 10 और 40 कैसे आया? संतोषी, संतोषी बेटा जरा ये बताओ, ये 10 और 40 क्या है? जरा इस पूरी इक्वेशन को पढ़ो। ये क्या लिखा है? टी हाफ, टी हाफ का मतलब हाफ लाइफ पीरियड। टी हाफ ऑफ 0.2 एंड 0.4 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 10 सेकेंड, 40 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब जब कंसंट्रेशन 0.2 है रिएक्शन का, तब
टी हाफ 10 है। जब कंसंट्रेशन 0.4 है तब टी हाफ 40 है। तो टी हाफ है, ये दिया तो है और डिवाइड कर दिया है। एक बच्चा पूछ रहा है, अब देखो ए नॉट की वैल्यू चेंज होने पर टी हाफ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यदि ए नॉट की वैल्यू चेंज होने पे टी हाफ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो रिएक्शन कैसी होगी? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर क्यों होगी? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ ए नॉट से इंडिपेंडेंट होता है, ए नॉट पे डिपेंड नहीं करता है। फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ ए नॉट पे डिपेंड नहीं करता है। ये देखिए है। किसके कितने क्वेश्चन सही है बताओ? क्यूएचडी सीट पूरी कर दी। क्यूएचडी सीट नंबर 6 हम लोगों ने कर लिए। अब आ जाओ, अब आ जाइए, आज की पढ़ाई चालू करें। उससे पहले सारे बच्चे मुझे ये बताएं, सारे बच्चे मुझे ये बताएं कि किसके कितने क्वेश्चन सही हैं। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है, क्या बताती है, ये बताएंगे। आर्हीनियस इक्वेशन का मतलब होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन रेट ऑफ रिएक्शन। आर्हीनियस इक्वेशन का मतलब क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन रेट ऑफ रिएक्शन, इन रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। प्रिंस कह रहा है सर मेरा डाउट है, पूछो बेटा। सर सुन लो। अलवा बताओ बेटा। हाँ पूछो, 2 डाउट हो, 4 डाउट हो, 10 डाउट हो, पूछो तो सही। सर QHD 4 में 1/4 की पावर 1/2 भी तो हो सकता है। अरे भाई तुम्हें हम इतना पीटेंगे, इतना पीटेंगे, मैथ्स तुम्हारी बचपन से इतनी कमजोर है। एक बच्चा कह रहा है सर ये 1/4 है, इसको आप ऐसे लिख रहे हो, ये ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। अरे प्रभु 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, अंडर रूट होता है। तो क्या तुम इसको 1/4 को अंडर रूट 1/2 लिख सकते हो क्या? 1/4 को क्या अंडर रूट 1/2 लिख सकते हो क्या? 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, कैसे लिख सकते हो? 1/4 बराबर अंडर रूट 1/2। प्रिंस समझ गए तुम्हारा डाउट? गलत है ना? ऐसा नहीं लिख सकते। और बताओ, और किसी क्या डाउट है? अब देखो जैसे प्रिंस ने डाउट पूछा, मैंने उसको डांटते हुए है ना डाउट बताया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब प्रिंस सोचे अरे यार सर मेरे को डांट देते हैं, या बाकी लोग सोचे अरे यार मैं डाउट पूछूं कि ना पूछूं। अरे यार तुम पूछो, हमारा काम है बताना, मगर हमारा काम ये भी है कि तुम्हें टाइट भी रखना कि मक्कार ये तो बहुत छोटी सी चीज है, इसको भी तुम भूल जाते हो, है ना? हाँ, अब तुम ये मत सोचो कि नहीं यार सर क्या सोचते हो। सर कुछ नहीं सोचते, सर का काम है डाउट बताना, चाहे आप जितना छोटा पूछो चाहे जितना बड़ा पूछो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ परेशान करना मेरा हक है तो वो मैं करता रहता हूं, है कि नहीं? वो मैं करता रहता हूं। एक क्वेश्चन और था HW वाला, तो HW वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ बेटा, अरे क्या बात है। अब आ जाओ, देखो तो आर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है? तो देखिए बच्चों, आर्हीनियस इक्वेशन जो होती है वो होती है K = A e की पावर -EA/RT, -EA/RT। ये इक्वेशन आर्हीनियस इक्वेशन है। अब इसमें से कौन कौन क्या क्या है जरा समझिए। वेयर, वेयर जो के होता है वो होता है बच्चों रेट कांस्टेंट। के क्या होता है? रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब ए जो होता है वो होता है आर्हीनियस पैरामीटर।
आर्हीनियस पैरामीटर। इसी को बच्चों हम लोग ये भी बोलते हैं आर्हीनियस फ्रीक्वेंसी। आर्हीनियस फ्रीक्वेंसी, आर्हीनियस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसी को आर्हीनियस पैरामीटर बोला जाता है, आर्हीनियस फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है। इसी को कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम ये सपोज करके चलते हैं कि रिएक्शन कोलिजन की वजह से होती है। हम केमिकल काइनेटिक्स में क्या सपोज करते हैं कि रिएक्शन अकर्स ड्यू टू कोलिजन, अकर्स ड्यू टू कोलिजन। मॉलिक्यूल के टकराने से रिएक्शन होती है, ये हम सपोज करके चलते हैं। इसीलिए इसका नाम कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी होता है। इसीलिए इसका नाम क्या होता है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी होता है। और वैल्यू ऑफ ए, देखो वैल्यू ऑफ ए डिपेंड अपॉन, ओनली डिपेंड अपॉन, ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर, ए की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और रिएक्शन पे डिपेंड करती है। यदि रिएक्शन चेंज हो गई तो ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ रिएक्शन, मतलब हर रिएक्शन के लिए अलग अलग ए है। नेचर ऑफ रिएक्शन, ये देखो ए जो है, ए एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और नेचर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है। मतलब जब रिएक्शन चेंज कर दोगे तो वैल्यू चेंज होगी। यदि रिएक्शन सेम है तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी। जैसे के होता है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहती है, मगर रिएक्शन चेंज होने पर उसकी वैल्यू चेंज होती है। अच्छा, श्रेया कह रही कि सर इन्फिनाइट में अपग्रेड करने का कोड नहीं मिल रहा है। चलो मैं आज बात करके अपग्रेड करने का कोड पता लगा दूंगा, ठीक है, फिर बता दूंगा। अभी पढ़ाने दो मुझे, ठीक है, अभी पढ़ाने दो। तो देखो ए जो होता है ये एक आर्हीनियस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और नेचर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है। मतलब जब रिएक्शन चेंज करोगे तो ए की वैल्यू चेंज होगी, और दूसरा टेम्परेचर चेंज करोगे तो ए की वैल्यू चेंज होगी, और रिएक्शन में कुछ भी करते रहोगे तो ए की वैल्यू नहीं चेंज होगी। अब मैं जो लिखने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए इज वेरी स्मॉल चेंज, सॉरी, very small change in value of a, value of a in large change of temperature, large change of temperature। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं। इसका मतलब क्या है जरा समझिएगा। देखो ए की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मैंने लिखा है, मगर बहुत बड़े टेम्परेचर चेंज पे इसकी वैल्यू में बहुत माइन्यूट चेंज आता है। बहुत बड़े टेम्परेचर पे जब आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो इसकी वैल्यू में बहुत कम चेंज आएगा, मगर चेंज आ रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मगर बहुत बड़े चेंज करने पर, बहुत बड़ा चेंज करने पर बहुत कम वैल्यू में चेंज आता है। मतलब टेम्परेचर में जैसे तुमने 100 का डिफरेंस किया तो इसकी वैल्यू में हो सकता है 0.3 का डिफरेंस आए, 0.4 का डिफरेंस आए, जबकि टेम्परेचर में आप 100 डिग्री का चेंज कर दिया है। अच्छा, तो देखो आर क्या है? रेट कांस्टेंट। ए क्या है? आर्हीनियस पैरामीटर, मतलब आर्हीनियस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है। अब ई ए क्या है? ई ए,
ईए बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, ईए को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है अभी तक मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, तो इसको अभी डिटेल में पढ़ाएंगे। एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। टी क्या है? टी बच्चों है टेम्परेचर, टेम्परेचर। और आर क्या है? आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब देखो यहां पर आर की वैल्यू कैसे रखोगे? यहां पर आर की वैल्यू एनर्जी के टर्म में रखना। या तो यहां पर आर की वैल्यू ये रखी जाएगी 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, या तो आर की वैल्यू ये रखी जाएगी 1.99 अप्रोक्सीमेट टू कैलोरी, कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इक्वेशन एनर्जी की है। ये देखो ये एनर्जी का टर्म है, तो जब ये एनर्जी का टर्म है तो एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी से कटेगा ना। यूनिट कैसे कटेगी? तो यूनिट एंड डायमेंशन के हिसाब से यदि ये एनर्जी है तो जूल कैलोरी में चलेगी, तो यहां पर भी जूल कैलोरी आना चाहिए। तो आर की वैल्यू आप जूल या कैलोरी में रखोगे, एटमॉस्फेयर वाली वैल्यू मत रख देना, नहीं तो यूनिट कन्वर्जन गड़बड़ करेगा। ये वैल्यू नहीं रखोगे, एटमॉस्फेयर, लीटर इनवर्स, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, ये नहीं रखनी है। लीटर इनवर्स नहीं होता है, लीटर होता है सिर्फ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये वैल्यू नहीं रखनी है, ये दो वैल्यू रखोगे, ये दो वैल्यू काम करेंगी। तो अब देखो जरा बच्चों, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। आर्नियस इक्वेशन होती है k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। के रेट कांस्टेंट है, ए आर्नियस पैरामीटर है, ई एक्टिवेशन एनर्जी है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है और ई एक्सपोनेंशियल है, ई एक्सपोनेंशियल है। इसमें से हमें ये पढ़ना है, बाकी सब आप जानते हो। आप टेम्परेचर के बारे में जानते हो, आर ऐसे ही कांस्टेंट है, के वैसे ही कांस्टेंट है, ए वैसे ही कांस्टेंट है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं। तो सारे बच्चे एक बार इसको नोट कर लें और हेडिंग डालें एक्टिवेशन एनर्जी। बेटा वहीं कहीं पे होगी अलविया, मुझे पता नहीं है, वहीं कहीं पे होगी जहां पर तत्व मॉड्यूल का पीडीएफ होगा, वहीं पे तत्व मॉड्यूल का सॉल्यूशन भी होगा, आंसर की और सॉल्यूशन भी होगा। हाँ पता है बेटा नवीन, मुझे पता है, मगर मैं ऐसा नहीं करता। उसका रीजन है कि बहुत सारा टाइम मेरा क्यूएसडी कराने में चला जाता है, 15 से 20 मिनट। तो 15 से 20 मिनट क्यूएसडी चलाने में चला गया, और यदि 10-15 मिनट हम लोग इसी तरह से बात करने में निकाल देंगे तो भी पढ़ाएंगे कितनी देर? या तो क्यूएसडी बंद कर देना, तो फिर मैं ऐसा कर सकता हूं, है ना। हाँ मोल इनवर्स होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, मोल इनवर्स होगा। अच्छा यहां इनवर्स नहीं लगा है, अच्छा यहां इनवर्स नहीं लगा। अब जरा बच्चों आ जाओ, अब बात करते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है ना। अब आपसे बात करते हैं कि ये एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। तो सारे बच्चे जरा समझो कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। एक्टिवेशन एनर्जी से एक क्वेश्चन रहता है, मतलब आर्नियस इक्वेशन से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पेपर में आते हैं, ये तो मैं बताना भूल ही गया। इस हेडिंग से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पेपर में आते हैं, हर साल पेपर में आते हैं कंफर्म। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, पिछले 5 साल का, पिछले 5 साल का पेपर उठा के देख लो, 4 नंबर से 8 नंबर आते हैं इस हेडिंग से।
पक्का? तो जरा ध्यान रखिएगा। हाँ वही कह रहा हूं, तो आप बस जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ते जाओ, कौन क्या करता है उसके चक्कर में मत रहो, सबका अपना अलग अलग मेथड है। अब देखो बच्चों, जब कोई रिएक्शन होती तो क्या होता है, मैंने सपोज किया A = B एक रिएक्शन है। हाँ, अब A हमारा रिएक्टेंट है और B हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। यस, A हमारा रिएक्टेंट है, B हमारा प्रोडक्ट है, बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा सारे बच्चे ये बताओ, हमने क्या सपोज किया है, रिएक्शन कैसे होती है, कोलिजन की वजह से होती है। हमने यहां क्या माना है कि रिएक्शन कोलिजन की वजह से होती है। तो जब रिएक्शन कोलिजन की वजह से होती है तो इधर क्या है, प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब टाइम, जब कोई रिएक्शन हो रही होती है उसका टाइम एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे क्या है, एनर्जी। वाई एक्सिस पे इसकी एनर्जी है। एनर्जी का मतलब देखो, जब रिएक्शन होगी तो कोलिजन होगी। अब कोलिजन होगी तो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे। जब मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तो उनकी एनर्जी में चेंजेस आएंगे। तो हम लोग ये जो ग्राफ बना रहे हैं इसको बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ रिएक्शन। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ रिएक्शन। अब देखो, रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी भाई, उसकी कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हमने मान लिया कि रिएक्टेंट की इतनी एनर्जी है। अब जब रिएक्टेंट रिएक्शन करेगा तो एनर्जी बढ़ेगी और बढ़ने के बाद फिर डिक्रीज होगी जब प्रोडक्ट बन जाएगा। तो प्रोडक्ट की एनर्जी मैंने ये मान ली, और टोटल एनर्जी का पीक क्या बनना है, जब रिएक्शन अपने पीक पे पहुंच रही है, जहां से उसका प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो रहा है, वो ये लाइन है। ये देखो, ये लाइन है जहां के बाद प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो रहा है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट के बाद प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो रहा है, ये देखो ए। अब देखो, रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है, इतनी इतनी, और प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी है। हाँ, ये क्या है, उसकी सेल्फ की पोटेंशियल एनर्जी। सेल्फ की एनर्जी, आप उसको पोटेंशियल एनर्जी कह दो या इंटरनल एनर्जी कह दो, कि उसकी इंटरनल एनर्जी इतनी है और इसकी इतनी है। तो इसका मतलब रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बना तो एनर्जी बढ़ी है। एनर्जी बढ़ी है तो ये प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक। क्यों, एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो यदि एनर्जी बढ़ी है तो इसने कहीं ना कहीं से ली होगी। क्यों, एनर्जी ना तो बनती है ना बिगड़ती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ए से बी की एनर्जी ज्यादा कैसे हो गई, तो ए से बी की एनर्जी तभी ज्यादा हो सकती जब किसी से एनर्जी ले, और एनर्जी लेना क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मैंने जिस रिएक्शन का ग्राफ बनाया है वो एंडोथर्मिक है ना। यस। अच्छा, अब ये देखो, ये जो पीक वाली लाइन है, इस पीक लाइन को कहा जाता है, गौर से सुनना, ये जो डॉटेड लाइन है पीक पॉइंट को जो टच कर रही है, जो पीक पॉइंट को टच कर रही है, इस लाइन को कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल। इसको क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल। थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल या बैरियर, आप जो चाहो वो कह सकते हो, बैरियर भी कह सकते हो, लेवल भी कह सकते हो। और ये जो पीक पॉइंट है, जो पीक पॉइंट है, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स मतलब एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स के बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स के बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ए क्या है, रिएक्टेंट, और बी क्या है, प्रोडक्ट। अब गौर से देखो, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए यहां तक पहुंचना पड़ेगा। क्यों, यहां के बाद प्रोडक्ट बनना है, ये देखो यहां के बाद प्रोडक्ट बनना है। तो रिएक्टेंट को इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए। रिएक्टेंट को उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए।
इसी एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इसी एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। रिएक्टेंट को एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। वो क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट को एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी है। जो एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी। यहां तक पहुंचने के लिए ये जो पीक पॉइंट बनेगा उसको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का जो पीक पॉइंट बनेगा उस पीक पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी की डिफिनीशन क्या है? टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, टू रिएक्टेंट molecule to reach activation complex, to reach activation complex या थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल, या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल, थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल, थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल। ये देखो, ये जो डॉटेड लाइन है वो उसी पीक को तो टच कर रही है। ये जो डॉटेड लाइन है वो उसी पीक को तो टच कर रही है। चेक करो, चेक करिए, है ना? तो रिएक्शन को, रिएक्टेंट को एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी देते हो वो एक्टिवेशन एनर्जी है। रिएक्टेंट को एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी देते हो वो एक्टिवेशन एनर्जी है। वो क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स या थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल। रिएक्टेंट को थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल तक पहुंचाने या एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। अब देखो, यदि आपको एनर्जी चाहिए तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्यों? आपको एनर्जी चाहिए, इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जीरो और निगेटिव नहीं हो सकती, जीरो और निगेटिव नहीं हो सकती। यदि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब रिएक्शन अपने आप हो रही है, एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब रिएक्शन को, रिएक्टेंट को एनर्जी चाहिए ही नहीं रिएक्शन होने के लिए। तो जब उसको एनर्जी चाहिए नहीं तो रिएक्शन अपने आप हो जाएगी, वो तो रिएक्शन अपने आप हो जाएगी। उस रिएक्शन को तो आप रोक ही नहीं पाओगे, वो रिएक्शन ऑटोमेटिक अपने आप हो रही होगी हमेशा। मतलब रिएक्टेंट अनस्टेबल चीज हो गई फिर तो। क्यों? क्योंकि उसको कोई एनर्जी नहीं चाहिए। तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती। जीरो तो मान लो चलो मैथमेटिकली पॉसिबल भी हो जाएगी, मगर निगेटिव नहीं हो सकती, और वैसे वो जीरो भी नहीं हो सकती। तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ना तो जीरो होगी ना निगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि रिएक्शन कोलिजन की वजह से हो रही है। टेंस टू जीरो हो सकती है, जीरो नहीं होगी, परफेक्ट जीरो नहीं होगा। टेंस टू जीरो हो सकता है, टेंस टू जीरो हो सकता है, परफेक्ट जीरो नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम मान के चलते हैं रिएक्शन कोलिजन की वजह से होती है। इसमें यह माना कि रिएक्शन कोलिजन की वजह से होती है, इसलिए। अच्छा, और आगे बढ़िए। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ओनली डिपेंड अपॉन, एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड अपॉन, एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली। अब इसका मतलब जरा समझो, ये पॉइंट और ये पॉइंट विवादित पॉइंट है।
आपको मैं समझाता हूं कैसे। देखो 2023 में नीट का एक क्वेश्चन आया था असर्शन और रीजन का, असर्शन और रीजन का। तो उसमें कहा गया था कि क्या एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जीरो और निगेटिव हो सकती है। तो बहुत सारे लोगों ने टिक कर दिया था हाँ, मैंने कहा था ना। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निगेटिव होती है मगर वो कोलिजन रिएक्शन में नहीं होती है। और हम आर्हेनियस इक्वेशन में कोलिजन रिएक्शन पढ़ते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि रिएक्शन कोलिजन से हो रही है। तो ध्यान रखिएगा इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, निगेटिव नहीं होगी। और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ये हमेशा ध्यान रखना। अब थ्योरेटिकली का मतलब क्या है? थ्योरेटिकली का मतलब यह है कि बहुत लार्ज चेंज ऑफ टेम्परेचर पे एक्टिवेशन की वैल्यू बहुत कम चेंज होती है। इस वजह से क्वेश्चन करते समय, न्यूमेरिकल करते समय और प्रूफमेंट करते समय हम लगभग कांस्टेंट मान के चलते हैं। फिर से समझो इस बात को, क्या वेरी लार्ज हाई टेम्परेचर चेंज पर इसकी वैल्यू ना के बराबर चेंज होती है। इसीलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय, प्रूफमेंट करते समय हम इसको लगभग कांस्टेंट मान के चलते हैं, इंडिपेंडेंट मान के चलते हैं, मगर ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ध्यान रखना। अब इसके नीचे इसीलिए मैं लिख देता हूं, ठीक है, वेरी स्मॉल चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी, very small change in activation energy in change of very large difference in temperature। नहीं यार, थोड़ी सी लैंग्वेज गड़बड़ हो गई क्या, एक मिनट। वेरी स्मॉल चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी इन very small change in activation energy in very large change of temperature, change of temperature। इसी वजह से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय और प्रूफमेंट करते समय एक्टिवेशन एनर्जी को टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट मान के चलते हैं। कोई कोई ऐसा आपसे पूछ सकता है, कोई कोई ऐसा बंदा भी कह सकता है कि यार एक्टिवेशन एनर्जी तो टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करती है, और उसका वो प्रूफ भी दिखा देगा। मगर ध्यान रखना, वो कोई क्वेश्चन दिखाएगा या प्रूफमेंट दिखाएगा। आप हमेशा ध्यान रखना कि एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यदि कहीं थ्योरी में पूछा जाए क्या एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो आप हाँ टिक करना। क्वेश्चन और प्रूफमेंट करते समय हम इसको टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट इसलिए मानते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू में बहुत कम चेंज आता है वेरी लार्ज चेंज ऑफ टेम्परेचर में, इसीलिए इंडिपेंडेंट मान के चलते हैं क्वेश्चन और प्रूफमेंट करते समय। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब अगला पॉइंट समझिए, देखिए एक्टिवेशन एनर्जी आल्सो डिपेंड अपॉन कैटलिस्ट। एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड अपॉन कैटलिस्ट, डिपेंड अपॉन कैटलिस्ट। एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट पर भी डिपेंड करती है। जब आप कैटलिस्ट मिलाओगे तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। कैसे डिक्रीज करती है अभी बताऊंगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी के पॉइंटर सब लोग समझ गए। एक्टिवेशन एनर्जी क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, अभी बता देते हैं बेटा। अमन, अभी तुम्हारा क्वेश्चन का जवाब अभी देते हैं, अभी देते हैं। अब देखो जरा बच्चों, अब गौर से ध्यान दीजिएगा, ये जो बात लिखने जा रहा हूं, थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल यहां से लेके यहां तक का लेवल, सॉरी यहां से लेके यहां तक का लेवल थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल होता है। इस जगह से लेके इस जगह तक का लेवल थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल इक्वल टू क्या क्या होता है, मैं अगले पेज पे जा रहा हूं, मैं अगले पेज पे जाऊं, इसको नोट कर लो तो अगले पेज पे चलता हूं, इसको नोट कर लो तो अगले पेज पे चलता हूं।
सर थ्योरेटिकल वाला पॉइंट रिपीट कर दो। बिल्कुल रिपीट कर देता हूं, अभी रिपीट कर देता हूं, अभी रिपीट कर देता हूं। ये पॉइंट अभी मैं एक बार और समझा दूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। ये पॉइंट मैं एक दो बार और समझा दूंगा, आप इसको नोट करो पहले। हाँ, कोलिजन का मतलब है आंचल, मालिक्यूल के टकराने से, मालिक्यूल के टकराने से रिएक्शन होती है। कोलिजन का मतलब मालिक्यूल से के टकराने से रिएक्शन होती है। अरे SN1 SN2 में तुम लोग बैक से अटैक कराते हो ना, वो कोलिजन ही तो है। बैक से अटैक होना कोलिजन ही तो है। SN1 SN2 में कहते नहीं हो कि SN2 में बैक से अटैक होगा, तो बैक से अटैक होना क्या कोलिजन ही तो है, लड़ाई तो है। अभी पढ़ाऊंगा अभी इसको। अच्छा, अब देखो, अब मैं अगले पॉइंट पे चलता हूं। देखिए, अभी इसी के पॉइंटर चल रहे हैं, अच्छे से ध्यान रखिए। देखो, ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल है, थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल, ये इक्वल टू होता है एक्टिवेशन एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब वो पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हो। ये देखो, देखो यहां से लेके यहां तक का गैप किसके बराबर है, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी, रिएक्टेंट के फॉर्म में। रिएक्टेंट के फॉर्म में देखो, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी। यहां से यहां तक की लाइन और यहां से यहां तक की लाइन सेम ही तो है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी प्लस उसकी सेल्फ की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, मतलब इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। एक्टिवेशन एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। अब मान लो बी के रिस्पेक्ट में देखो, तो बी की इंटरनल एनर्जी इतनी है और एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बी इतनी, इंटरनल एनर्जी इतनी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो लेवल है वो यार 0 से लेके यहां तक है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल एक्टिवेशन एनर्जी प्लस उसकी इंटरनल एनर्जी के सम के बराबर होता है। चेक कर लो, सम के बराबर होता है। क्या ये पॉइंट समझ में आया? अच्छा, अब गौर से एक और बात समझो, गौर से एक और बात समझिए, ठीक है? इसको जरा देखो, नेक्स्ट नंबर का पॉइंट, नेक्स्ट नंबर का पॉइंट, इसके पॉइंटर ध्यान रखना, इनके पॉइंटर पे खूब क्वेश्चन आते हैं, इनके पॉइंटर पे खूब क्वेश्चन आते हैं। अब देखो बच्चों, गौर समझिए, इधर क्या है एनर्जी, इधर क्या है प्रोसेस, यही तो मैंने पढ़ाया है, मतलब टाइम। हाँ, अब ग्राफ मैंने आपको कैसा बताया, ऐसा कि भाई ये ए है और ये ए ऐसे करके बी बना रहा है, इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल है। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल है, यही तो अभी तक पढ़ाया है। अब जरा देखिए, इसको मैंने आपसे कहा कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल है, ठीक है? हाँ विकास, उस पर भी आ जाऊंगा। हाँ सर, कंफ्यूजिया गए हैं हम। अच्छा मोइन, तुम्हारा भी क्वेश्चन का जवाब दे देता हूं। देखो, ये रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी, ये रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी, ये रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है? कोई दिक्कत है बताओ जरा, कोई दिक्कत है तो बताओ। और ये एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स,
एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स। हाँ, अब मान लो, सपोज करो कि ये रिएक्शन एक रिवर्सेबल रिएक्शन है। यदि हम ये मान लें कि ये एक रिवर्सेबल रिएक्शन है, क्या है? रिवर्सेबल रिएक्शन। तो रिवर्सेबल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ए बी में भी कन्वर्ट होगा और बी ए में भी कन्वर्ट होगा, ए बी में भी कन्वर्ट होगा, बी ए में भी कन्वर्ट होगा। तो जब रिएक्शन ए से बी जा रही है तो एक्टिवेशन एनर्जी ये है भाई। ए से बी जाओगे तो जब ए से बी जाओगे तो ए रिएक्टेंट है, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये है। इसको कहेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि आप ए से बी जा रहे हो, तो ए से बी जाने की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है। अब रिवर्सेबल रिएक्शन है ना, तो तुम बी से ए भी आओगे। अब बी से ए आओगे तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है। एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या बताई है? इस एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या बताई है? यहां से लेके यहां तक की एनर्जी। प्रोडक्ट के लिए इतना एनर्जी गैप है, रिएक्टेंट के लिए इतना एनर्जी गैप है। तो एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स से लेके प्रोडक्ट तक की एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। यदि बी को ए में कन्वर्ट होना है, तो बी को ए में कन्वर्ट होना है तो बी को कितनी एनर्जी चाहिए इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए? इतनी। तो बी की एक्टिवेशन एनर्जी ये, ए की एक्टिवेशन एनर्जी ये। तो ये जो है ये कब आएगा? जब रिवर्सेबल रिएक्शन हो। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही हो, और ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों? रिवर्सेबल रिएक्शन है ना, तो रिवर्सेबल रिएक्शन है ये, तो दोनों डायरेक्शन में जाएगी। ये देखो, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स डायरेक्शन। इतनी बात सबको समझ में आई? बताओ मोइन, सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएं, क्या ये बात समझ में आई? यदि रिएक्शन रिवर्सेबल है, तो यदि रिएक्शन रिवर्सेबल है तो ए से बी जाने की एक्टिवेशन एनर्जी ये है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब बी से ए आने की एक्टिवेशन एनर्जी ये है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। मोइन तुम बताओ। हाँ, दोनों साइड की एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। जल्दी जल्दी कमेंट करो। अच्छा, अब गौर से इस बात को समझो, गौर से इस बात को समझो। अब इन दोनों का गैप क्या होता है? ये देखो, ये है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, है कि नहीं? हाँ है। और ये है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। हाँ, अब इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, ये, इसको बोलते हैं डेल्टा एच। इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा एच। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी के बीच के गैप को बोलते हैं डेल्टा एच। और डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। चेक करो। और इसको बोला जाता है हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये देखो, और ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के डिफरेंस के बराबर होता है। चेक करो भाई, ये क्या है? इतनी वैल्यू है, इसको आप यहां से यहां ले लो, ये इतनी वैल्यू है EF, ये इतनी वैल्यू है BE, तो बचा क्या? डेल्टा एच। तो डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच होता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन।
डेल्टा एच क्या है? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन, और वो किसके बराबर होता है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है। ये देखिए, ये देखिए, ये गैप है, ये गैप है, ये देखो, इस गैप को ध्यान रखो कि ये गैप आया कहां से। तो जब कोई रिएक्शन रिवर्सेबल होगी तो उसमें दो तरह की एक्टिवेशन एनर्जी होंगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी मतलब ए से बी जाने की, बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बी से ए आने की, और दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस जो होगा वो हीट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो हीट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। क्लियर है? हाँ, मैंने देख लिया बेटा, देख लिया कहां गड़बड़ थी। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? इतनी बात सबको क्लियर हो गई? कौन कौन क्या क्या है ये देखो, डायग्राम अच्छे से देख लो। अच्छा, ये तो मैंने एंडोथर्मिक के लिए बनाया था, अब रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, ये तो मैंने एंडोथर्मिक के लिए बनाया है। देखो, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अब रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, तो एक्सोथर्मिक के लिए ग्राफ कैसा चला जाएगा? देखो, अब एक्सोथर्मिक के लिए तो भाई देखो, जैसे एंडोथर्मिक का ग्राफ वैसे एक्सोथर्मिक का ग्राफ, तो ग्राफ में ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। देखिए, एक्सोथर्मिक में क्या होगा? रिएक्शन हीट निकाल रहा है, अब रिएक्शन जब हीट निकाल रहा है तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा बस। ये देखो ए है, ये बी आ गया, ये देखो, अब ये हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल आ गया। ये हमारा एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स आ गया। अब ये इन दोनों का डिफरेंस, ये देखो, देखो, अब रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? इतनी है, और बैकवर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? इतनी है, ये देखो, इतनी है। अब देखो, प्रोडक्ट की ज्यादा है, क्यों? क्योंकि ए से बी रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक है। ए से बी रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक। रिएक्शन हीट निकाल रहा है, और हीट निकाल रहा है तो देखो, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, और इन दोनों के बीच का गैप डेल्टा एच। अब देखो, डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव आएगी, क्यों? फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है ना डेल्टा एच का, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। तो अब ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो साइन कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। ये देखिए, तो यदि प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा तो ग्राफ ऐसा चल रहा होगा, यदि प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा तो ग्राफ ऐसा चल रहा होगा। और ग्राफ, हमेशा ध्यान रखना, ग्राफ पर भी क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ पर भी क्वेश्चन आते हैं, तो सारे बच्चे ग्राफ पे फोकस रखेंगे, फोकस रखेंगे, ऐसा नहीं होगा कि भूल जाओगे, ऐसा नहीं होगा कि भूल जाओगे। अच्छा, चलो, अब मैं आपको धीरे धीरे क्वेश्चन भी कराऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। चल, अब जरा देखो यार बच्चों, देखो, ये एक एनर्जी डायग्राम है, किसी रिएक्शन का एनर्जी डायग्राम है। जैसे ये देखो, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, डरना नहीं।
ये कोई रिएक्शन है, इसका एनर्जी डायग्राम है, ये एनर्जी के कुछ लेवल है। देखिए हमारी एक रिएक्शन है ए टू बी। अब ए से बी पहुंचने में क्या होता है, जरा ध्यान दो आप लोग। अरे यार सब जुड़ा था, सब एक साथ खत्म हो गया। अब ये बी है, ये ए है। अब ये कोई इंटरमीडिएट आया होगा, है ना, सी। ये इंटरमीडिएट आया होगा कोई सी। ये देखो ये इंटरमीडिएट आया होगा सी। एक मिनट होल्ड करना। हाँ बच्चों, अब देखो रिएक्शन ए से बी तक गई, मगर बीच में इंटरमीडिएट आते हैं। तो बीच में इंटरमीडिएट आते हैं, जैसे ये इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट पे वैल्यू क्या होगी, डिप होगी। अब मैं यहां पे ये पूछ रहा हूं, देखो अब मैं यहां पे डाटा दे रहा हूं, ये 10 जूल है, ये 20 जूल है, ये 30 जूल है, ऐसे 10 जूल 20 जूल 30 जूल, और ये हमारा 0,0 है। इधर एनर्जी है और इधर टी है ना, इधर एनर्जी है इधर टी है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ, मुझे आप बताओ क्या बताना है। देखो मेरा क्वेश्चन जो है उसको जरा समझिएगा, ठीक है सारे बच्चे। हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन, सॉरी लिख लेता हूं, लिख देता हूं क्वेश्चन 1, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सी, सी की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, ये देखो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सी बताओ, सब लोग बताओ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए कितनी है। तो मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया, यहां से लेके कहां तक की, इस पीक तक की एनर्जी। अब यहां से लेके इस पीक तक की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए है। अब वो वैल्यू कितनी है चेक करो, वो वैल्यू कितनी है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए क्या है, ए यहां से चला है और ये पीक बना है, तो यहां से इस पीक तक की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए है। ये तो सी का पीक है, ए का थोड़ी ना है, ए का तो पीक ये है। तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है 10 जूल, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 10 जूल। ये देखिए ये जो बना रहे हो, ये ग्राफ बनाने का मतलब है कि रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है। ये ग्राफ बनाने का मतलब है रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है। ये ग्राफ बनाने का मतलब रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है, पहले ए से सी बनना है और फिर सी से बी बनना है। ये ग्राफ बनाने का मतलब रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है, पहले ए से सी बनना है फिर सी से बी बनना है। अब एक्टिवेशन एनर्जी आप सी बताओ, तो भाई सी यहां है और ये इसका पीक है, तो ये 0 के आसपास है, मतलब 20 से ज्यादा होगी। अब यहां मुझे एक डाटा देना चाहिए था, इस जगह पे, इस जगह पे मुझे डाटा देना चाहिए था, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। 2 जूल मैंने एक डाटा दे दिया 2 जूल।
तो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू 30 जूल है, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू 30 जूल है, और सी यहां पर है, तो इसका मतलब 28 जूल आ रही है। वैल्यू कितनी आ रही है? 28 जूल आ रही है अप्रॉक्स। वैल्यू कितनी आ रही है? 28 जूल आ रही है अप्रॉक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। वो किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई हमें क्वेश्चन का जवाब दो। लो भाई, एक क्वेश्चन देखो, जैसे ये क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है? कंसीडर द रिएक्शन ग्राफ एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये देखो एक ग्राफ बना है, उसने बना रखा है। अब इस ग्राफ को देख के कुछ ऑप्शन बताने हैं। ये एनर्जी है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, मतलब टाइम है, ये रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट है। अब पूछ क्या रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2 एंड रिएक्शन इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट। थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स भी यूज किया है। मेरा हैंग कैसे कर गया? एक मिनट, स्क्रीन हैंग कैसे कर गई है? क्लास रुक गई है। बच्चा कह रहा सर क्लास रुक गई है, ऐसा है क्या? अच्छा, नहीं, मेरा बोर्ड हैंग कर रहा है। अब सही है। अब देखो बच्चों, ये वाली लाइन क्या है? ये थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल है। तो भाई ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, और ये है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, और इन दोनों का गैप डेल्टा एच होता है। अब देखो क्या कह रहा है। पहला, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2। गलत। दोनों रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी E1 प्लस E2 है, ऐसा तो नहीं है। सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन की E1 प्लस E2 है। चेक करो, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी E1 प्लस E2। भाई इतना गैप है ना, और ये गैप किसके बराबर है? E1 प्लस E2 के। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कितनी आएगी? सिर्फ E1 आएगी। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2। रॉन्ग। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2 एंड प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। अब देखो, जब किसी की एनर्जी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी कम होती है। क्यों? ज्यादा एनर्जी है तो वो किसी ना किसी से लड़ मरेगा, लड़ाई दंगा करेगा। कम एनर्जी है तो अपना शांति से बैठेगा। तो यहां तो एनर्जी बढ़ रही है, यहां तो एनर्जी बढ़ रही है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज E1 एंड प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2 एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट। ये सही है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ये, अब प्रोडक्ट लेस स्टेबल है। क्यों? क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है ना, एनर्जी बढ़ रही है, एंडोथर्मिक है ना। तो जब एनर्जी बढ़ेगी तो प्रोडक्ट अनस्टेबल होगा। क्यों? एनर्जी ज्यादा है तो किसी से लड़ मरेगा, है ना, और एनर्जी कम है तो अपना शांति से बैठेगा। तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है तो वो लेस स्टेबल होगा, मोर स्टेबल नहीं होगा। तो आंसर क्या आया? डी। आंसर क्या आया? डी। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना होगा, ध्यान रखना होगा। ठीक है, अच्छे से कर लोगे। अच्छा, अब मैं आपको और आगे ले चलता हूं। देखिए, आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पेपर में आएगा। देखो, करो, इस क्वेश्चन को करो। जितना पढ़ाता जा रहा हूं उतने के क्वेश्चन भी कराता जा रहा हूं। इन ए रिवर्सेबल एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो, रिवर्सेबल एंडोथर्मिक है, इसका मतलब डेल्टा एच का साइन कैसा है? पॉजिटिव।
रिवर्सेबल एंडोथर्मिक रिएक्शन, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इतना, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इतना, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये पूछ रहा है। अब बताओ कैसे लगाओगे भाई। डेल्टा एच इक्वल टू जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हुई, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस डेल्टा एच। इसका मतलब 50 में से कुछ कम होगा, ये तो 50 है, 50 में से जब कुछ कम कर दोगे तब इसके बराबर आएगा। इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो 50 से कम आएगी, बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो 50 से कम आएगी। देखो बात समझ पा रहे हो भाई। रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच का साइन कैसा है, पॉजिटिव। फॉरवर्ड रिएक्शन की एनर्जी वो 50 किलो जूल बोल रहे हैं, तो बैकवर्ड रिएक्शन की एनर्जी पूछ रहे हैं। तो बैकवर्ड रिएक्शन की एनर्जी कैसे निकालोगे, डेल्टा एच इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसको इधर ले गया, इसको इधर ले आया। तो अब फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी में जब तुम कुछ कम कर दोगे तब ये आएगा। इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन से कम है, तो 50 से कम वैल्यू आएगी। हाँ, एनर्जी के टर्म में यही होता है, नीट बिल्कुल सही कह रहे हो, एनर्जी के टर्म में यही होता है। अच्छा, अब आप जिद कर रहे हो तो एक क्वेश्चन और देखो। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सिंपल केमिकल रिएक्शन A इक्वल टू B इज EA इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स डायरेक्शन। अब देखो वो कह रहा है रिवर्स डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बताओ। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन के बीच में ये रिलेशन है, तो रिवर्स डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या आ गई। अब देखो उस क्वेश्चन के जस्ट बाद मैं ये क्यों करा रहा हूं जरा समझो, ये आ गई। अब इस रिएक्शन में ये नहीं बताया गया है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पढ़ो, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए सिंपल केमिकल रिएक्शन A इक्वल टू B इज इतना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। यदि मैं इसको एंडोथर्मिक मानता हूं कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो यदि ये एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच का साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। और डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव आएगा तो फिर बैकवर्ड डायरेक्शन की एनर्जी जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन से कम आएगी। क्यों कम आएगी, सॉरी क्यों कम आएगी। देखो जब इसमें कुछ माइनस कर दोगे, जब इसमें कुछ माइनस कर दोगे तब इसके बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये बड़ा है ये छोटा है। अच्छा, मगर मान लो ये एक्सोथर्मिक है, मगर मान लो ये एक्सोथर्मिक है, क्यों कहीं दिया नहीं है, तो एक्सोथर्मिक में इसका साइन निगेटिव होता है। तो जब यहां निगेटिव रखोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कुछ ऐड करते हो तब बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर होता है। इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बड़ी होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन की। अब आपने ये मेंशन नहीं किया है कि प्रोसेस एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बड़ी भी हो सकती है EA से और छोटी भी हो सकती है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स डायरेक्शन कैन बी लेस देन एंड मोर देन EA। ऐसा क्यों कह पा रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुमने रिएक्शन का ऑर्डर नहीं बताया है कि रिएक्शन एंडो है या एक्सो। सॉरी बच्चों,
एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सिंपल केमिकल रिएक्शन ए इक्वल टू बी। जबकि यहां पर मैंने देखो सीधा सीधा बता दिया, यहां पर यह बात मैंने नहीं डिस्कस की। यहां पर देखो यह वाला आंसर नहीं टिक किया कि 50 से ज्यादा भी हो सकती है, 50 से कम भी हो सकती है, नहीं टिक किया। क्यों? क्योंकि साफ साफ तुमने कह रखा है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इन ए रिवर्सेबल एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन में सिर्फ इतना डिफरेंस है, इतना बस, आंसर अलग अलग आ रहा है। तो जब एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच का साइन ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। हम निगेटिव क्यों लेंगे? हम निगेटिव क्यों लेंगे? सॉरी बच्चों, हम निगेटिव क्यों लेंगे? बात समझ पा रहे हो? बात समझ पा रहे हो? ये क्वेश्चन करो। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन। अब देखो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसका साइन निगेटिव है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सी बात है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब तुम बैकवर्ड डायरेक्शन को माइनस करते हो तो माइनस साइन आ रहा है। इसका साइन कैसा आ रहा है? माइनस। और ये माइनस कब आ सकता है? जब बैकवर्ड डायरेक्शन बड़ा हो। भाई जो बड़ा होता है उसके सामने का साइन आता है ना, इसके सामने का साइन माइनस है, इसके सामने का साइन प्लस है। अब इसका साइन क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है। तो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज, मतलब इसकी एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ प्रोडक्ट, नो। लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, यस। फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड से कम है। ग्रेटर देन, नो। समटाइम्स ग्रेटर समटाइम लेस, नो। क्या ये बात समझ में आई? यस या नो कमेंट लिखो। सारे बच्चे कमेंट करके बताएं, पहले सारे बच्चे कमेंट करके बताओ जरा एक बार। सब कुछ समझ में आ रहा है तो जरा एक बार चैट बॉक्स को लाल पीला नीला हरा करो। सब कुछ समझ में आ रहा है तो जरा चैट बॉक्स को लाल पीला नीला हरा करो। यस यस यस। विकास, हाँ सही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सी होगा ना सर? एक बच्चा कह रहा सी होगा। ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इसका मतलब ये बोल रहा है, जो कह रहा है बच्चा सी होगा, ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी। क्या यही निकल के आया है तुम्हारा? तुम्हारा यही निकल के आया है, ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। क्या तुम्हारा यही निकला है? उल्टा निकला है, उल्टा निकला है। एक्सोथर्मिक को रिमूव कर दें, एक्सोथर्मिक को रिमूव कर दोगे तो आंसर कुछ भी हो सकता है, फिर तो ये वाला आएगा, फिर तो ये वाला आएगा। अच्छा, अब कहानी को थोड़ा और खींचते हैं, मतलब और आगे बढ़ाते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, सब लोग इतनी बात समझ गए? चलो 1 मिनट आ जाओ, अब इन्हीं क्वेश्चन की जरूरत है। अब 1 मिनट और आगे आओ। अब जरा देखो बच्चों, अब मैं इस चीज को थोड़ा और आगे ले चलता हूं। एक्टिवेशन एनर्जी के सारे पॉइंटर आप बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो जरा मैं थोड़ा चेंज करता हूं। देखिए, अब मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ाता हूं। अभी तक तो मैं एक्टिवेशन एनर्जी की डिफिनीशन ही पढ़ा रहा था, अब हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ते हैं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ने के लिए थोड़ा सा इक्वेशन चेंज करते हैं। देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन रेट। अब हम टेम्परेचर पे चलते हैं। तो देखो जरा बच्चों, हमारी इक्वेशन ये है, K इक्वल टू ए ई की पावर ई ए अपॉन आर टी। मैं दोनों तरफ ln ले लेता हूं, मैं दोनों तरफ ln ले लेता हूं। तो ln K ln A डॉट ई की पावर ई ए अपॉन आर टी। अब इसको खोल दो
तो ln a प्लस ln e की पावर ये अपॉन RT, और ये ln के। अब देखो मैंने इसको और सॉल्व किया, ln, अब यहां देखो ये आगे आ गया तो माइनस हो गया, ln e। अब देखो ln e की वैल्यू क्या होती है। देखो एक मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, जो यहां पे बेस है और वही चीज यहां लिखी है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे आप देखो log 10 की वैल्यू 1 बोलते हो क्योंकि log का बेस 10 होता है, तो ये देखो 1। ln का बेस e होता है तो यहां पर भी e है और यहां पर भी है तो 1। मतलब जो log का बेस हो वही पूछा जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब ln का बेस e है और आप e की वैल्यू पूछ रहे हो, ये ऐसे लिखा है, बेस भी e तो ये 1 हो गया। जैसे log में बेस 10 होता है और यहां पर भी 10 है, log 10 तो 1। और ये कॉन्सेप्ट होता है ln बेस a और a 1, मतलब सेम। यदि बेस और log सेम है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो जैसे log लिखते हो तो log 10 की वैल्यू 1 क्यों होती है, क्योंकि log का बेस 10 होता है और ln का बेस e होता है। और आपका देखो बेस e है और e की वैल्यू पूछ रहे हो तो ये 1 हो गया। इसी वजह से ये इक्वेशन ऐसे आ गई, ये इक्वेशन ऐसे आ गई। ये देखो इस इक्वेशन को थोड़ा मैंने और सजा लिया, थोड़ा मैंने क्या किया और सजा धजा दिया। तो जब आपने थोड़ा और सजा धजा दिया तो ये इक्वेशन ऐसे आ गई। बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं, देख लो एक एक लाइन लिख रहा हूं, नहीं तो मैं इतना नहीं लिखता हूं, मैं इतना लिखता नहीं हूं। बिल्कुल एक एक लाइन आगे पीछे भी मैं अलग लाइन में कर रहा हूं। यहां मैं चाहता तो ये वाली लाइन हटा के डायरेक्ट वो लिखता, मगर मैं एक एक लाइन लिख रहा हूं। अब देखो ये इक्वेशन है किसके फॉर्म में, ln के फॉर्म में। ये इक्वेशन किसके फॉर्म में है, ln के फॉर्म में। क्लियर है, क्लियर है। अब यदि ये इक्वेशन ln के फॉर्म में है तो ग्राफ क्या आएगा। अब आपसे ग्राफ पूछा जाएगा, किसका किसका ग्राफ पूछा जाएगा, तो जरा देखो, देखिए सारे बच्चे ध्यान दें। इधर मैंने ग्राफ बनाया 1/t वर्सेस ln के, y एक्सिस पे ये है और x एक्सिस पे t है। तो अब इसको कंपेयर करो, यदि मैं कंपेयर करूं तो ये तो y हो गया, y एक्सिस पे है। अब ये 1/t है तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, देखो मैं लिख के दिखा देता हूं। मैं इसको ऐसे लिख लूं, ln के माइनस EA/r इंटू 1/t प्लस ln a। ये देखो ऐसा कैसे किया मैंने, अरे यार ये इसको खोल लिया, EA एक बार लिख दिया और 1/t लिख दिया। अब देखो ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, तो ये हमारा स्लोप हो गया और ये हमारा इंटरसेप्ट हो गया और ये स्लोप हो गया। तो स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप हमारी ग्राफ आ गई। और इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है, अच्छे से चेक करो, -EA/r। r तो कांस्टेंट होता है भाई, इसका स्लोप कितना आ रहा है, इसका स्लोप आ रहा है -EA/r। इसका मतलब r तो कांस्टेंट है तो स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है EA के। जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ज्यादा स्लोप आएगा, उतना ज्यादा स्लोप आएगा, है ना। जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ज्यादा स्लोप, स्लोप का मतलब एंगल, एंगल उतना ज्यादा आएगा। ये देखो ऐसे, तो जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी उतना ज्यादा एंगल। और इस ग्राफ की हेल्प से हम एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। ग्राफ की हेल्प से एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्राफ की हेल्प से एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, स्लोप मिल जाएगा, और स्लोप मिल जाएगा तो फिर हम उसको ग्राफ पे
निकाल देंगे। ग्राफ की हेल्प से हम एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। ये बात समझ में आई सबको, कैसे किया? और ये इक्वेशन याद रखना, ln k इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस ln a। अब ये ln a क्या है, गौर से देखो, ये इंटरसेप्ट है, ये ln a है। ln a क्या होता है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट ये होता है, ये पार्ट। और ये इक्वेशन सारे बच्चे याद रखेंगे। अब देखो एक और बात, यदि मैं इस इक्वेशन को लॉग में कन्वर्ट कर दूं, ये ln के फॉर्म में है, ये देखो ln के फॉर्म में, लॉग में कन्वर्ट करूं तो बेस अभी e है, ln का मतलब बेस e, बेस 10 बनाने के लिए 2.3032 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मैंने भाई 2.3032 का मल्टीप्लाई किया तो बेस 10 बन गया, मतलब लॉग बन गया। ये देखो क्या बन गया, लॉग बन गया। ये देखिए, इसको भी मैंने लॉग बना लिया। ये देखो, अब मैं इसको इधर ले जाता हूं, डिवाइड कर देता हूं, तो ये इक्वेशन ऐसी आ जाएगी, लॉग के इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.3032 आर 1 अपॉन टी प्लस लॉग ए। मैंने पूरी इक्वेशन में 2.3032 से डिवाइड कर दिया, पूरी इक्वेशन में 2.3032 से डिवाइड कर दिया। अब ये इक्वेशन लॉग के फॉर्म में आ गई। जब ये इक्वेशन लॉग के फॉर्म में आ गई तो ग्राफ क्या बना? ग्राफ तो वही बनेगा, बस स्लोप चेंज हो जाएगा। देखो इधर मैंने लॉग खींचा है, लॉग के वर्सेस 1 अपॉन टी के बीच में ग्राफ, ये देखिए। तो अभी भी वही सिचुएशन है, ये हमारा y है, ये हमारा पूरा m है, और ये हमारा x है, और ये m है, और ये c है। ये देखो, तो अभी भी ग्राफ वही आ रहा है, स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप, मगर अब स्लोप की वैल्यू चेंज हो रही है। स्लोप की वैल्यू है माइनस ई ए अपॉन 2.3032 आर। ये देखो, स्लोप की वैल्यू इतनी निकल के आ रही है, चेक करो। तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्राफ किसके बीच में पूछ रहा है। यदि लॉग के बीच में पूछ रहा है तो स्लोप में 2.3032 आएगा, और जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी, जितना ज्यादा स्लोप उतनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि R और 2.3032 कांस्टेंट है, क्योंकि R और 2.3032 कांस्टेंट है। तो आप ग्राफ देखा करो कि लॉग के वर्सेस 1 अपॉन टी ग्राफ है या ln के वर्सेस 1 अपॉन टी ग्राफ है। क्यों? ग्राफ दोनों का सेम है, ग्राफ में चेंज नहीं है। स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप, स्लोप में डिफरेंस है। जब ln के वर्सेस 1 अपॉन टी कहते हो तो स्लोप ज्यादा है, माइनस ई ए अपॉन आर है, और जब लॉग के वर्सेस 1 अपॉन टी कहते हो तो माइनस ई ए अपॉन 2.3032 आर है, मतलब ये स्लोप कम है। क्यों? नीचे वाली वैल्यू बढ़ी है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पर खूब क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं भाई, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? तो पहला क्वेश्चन तो तुम ये देखो, इसको करो। देखो क्वेश्चन क्या है, सब लोग पढ़ो। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग प्लॉट ऑफ लॉग ऑफ रेट कांस्टेंट वर्सेस 1 अपॉन टी। देखो, लॉग के वर्सेस 1 अपॉन टी के बीच में ग्राफ है फॉर 3 डिफरेंट रिएक्शन, 3 अलग अलग रिएक्शन है, एक रिएक्शन नहीं, 3 अलग अलग रिएक्शन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन, इसमें से एक्टिवेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ। तो भाई लॉग के वर्सेस 1 अपॉन टी का ग्राफ है, तो लॉग के वर्सेस 1 अपॉन टी की इक्वेशन क्या है? ये है, लॉग के इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन, ये याद रखनी पड़ेगी,
नहीं तो 10 घंटे इक्वेशन प्रूफ थोड़ी करोगे, 10 घंटे इक्वेशन प्रूफ थोड़ी करोगे। ये देखो, अब इसका स्लोप जो है वो ये है, और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैंने अभी ये सब पढ़ाया है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई ए के। इसका मतलब जिसका स्लोप ज्यादा उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा। अब स्लोप किसका ज्यादा है, ये एंगल स्लोप है, ये एंगल स्लोप है, ये एंगल स्लोप है, तो सबसे कम स्लोप तो 3 का है। इसका मतलब 3 की वैल्यू सबसे कम है, तो सबसे कम 3, सबसे कम 3, सबसे कम, ये गलत हो गया, 3 सबसे कम है। अब कौन सा स्लोप ज्यादा है, 1 या 2? तो 2 वाला स्लोप ज्यादा है, ये एकदम खड़ी लाइन है, 2 वाला स्लोप ज्यादा है, एकदम खड़ी लाइन है, 2 वाला स्लोप सबसे ज्यादा है, एकदम खड़ी लाइन है ना। 2 वाली लाइन क्या है, एकदम स्ट्रेट है, देखो 90 एंगल बना रही है, तो 2 वाला स्लोप ज्यादा है, और जितना ज्यादा स्लोप उतनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी, जितना ज्यादा स्लोप उतनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी। डॉक्टर क्विट क्या कहना चाह रहे हो बेटा? डॉक्टर क्विट सर करवाते हो सर? बेटा माइनस ई ए अपॉन आर के आगे माइनस लगेगा, लगा तो है माइनस, स्लोप के आगे माइनस लगा तो है, लगा तो रखा है, उसमें नहीं लगा रखा है क्या? तो लगा दो यार, ऐसी क्या बात है, लगा तो रखा है, उस वाले में नहीं लगाया है क्या? चेक करो, लगाया तो है माइनस, यहां पर भी माइनस लगाया है, लगा तो हुआ है, लगा तो हुआ है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं कि अकेले मैं ही पढ़ रहा हूं यार? प्रिंस लगेगा भैया, प्रिंस लगेगा। हाँ तो स्लोप तो डिक्रीज होगा ही जब माइनस लगा है, माइनस लगा है तो उल्टा एंगल आएगा ना। सबको ये बात समझ में आ रही है कैसे क्या हो रहा है? क्लियर है? कॉन्सेप्ट सारे क्लियर चल रहे हैं? हाँ मैक्सिमम सारे बच्चे तो हाँ ही कह रहे हैं। हाँ कोई दिक्कत हो मुझे बताओ, मैं हर तरह के क्वेश्चन कराता रहूंगा, आप परेशान ना हो। अब देखो ये क्वेश्चन, पहले ये वाला ना देख के पहले ये देखो, नहीं ये वाला क्वेश्चन तो अभी हो ही नहीं पाएगा, अभी इक्वेशन पढ़ाई नहीं है, ये वाला हो जाएगा। मतलब जितना पढ़ाया है उससे जो जो हो पाएगा वो बता रहा हूं, अभी टॉपिक खत्म कहाँ हुआ है, इसको करो। अब देखो जरा क्वेश्चन, सारे बच्चे पढ़ो। द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन इन द फॉलोइंग इक्वेशन। एलन के, अब देखो इक्वेशन किसके साथ है, एलन के साथ है, एलन के 33.24 माइनस इतना अपॉन टी, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज गिवन किलो जूल, किलो जूल में चाहिए, तो ठीक है। अब पहले बताओ किस इक्वेशन से कंपेयर करोगे, एलन वाली इक्वेशन से, तो एलन के इक्वल टू होता है माइनस ई ए अपॉन आर 1/t प्लस एलन ए। अब उसने क्या किया है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए, परेशान करने के लिए इसको आगे लिख दिया है, इसको पीछे लिख दिया है, उसने इस तरह से लिख दिया है, पहले ये लिख दिया है और बाद में ये लिख दिया है। अब कंपेयर करो, इक्वेशन से कंपेयर करो, तो देखो भाई एलन ए की वैल्यू जो है वो इतनी है 33.24 और माइनस ई ए अपॉन आर की वैल्यू जो है वो माइनस 2.0 इंटू 10⁴ है। ये देखो 2.0 इंटू 10⁴, 1 अपॉन टी का मल्टीप्लायर क्या है,
1/t का मल्टीप्लायर 2.0 इंटू 10⁴ है। ये देखो भाई, ये ऐसे ही तो लिखा है, इसको हटा दो। तो 1/t का मल्टीप्लायर ये है ना, तो 1/t का मल्टीप्लायर ये देखो आ गया। हमारा 1/t का मल्टीप्लायर क्या है? -EA/r। उनका 1/t का मल्टीप्लायर क्या है? -2.0 इंटू 10⁴ बराबर कर दिया, माइनस से माइनस कट गया। अब देखो ये, अब r की वैल्यू हम किस में रख रहे हैं? r की वैल्यू रख रहे हैं 8.3 जूल। तो भाई तुमने r की वैल्यू डाल दी 8.3, तो ये जूल आ गया। आंसर किस में पूछ रहा है? किलो जूल में। तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, और ये देखो आया 10⁻1 किलो जूल। अब ये मैंने 1000 से डिवाइड करके इसको किलो जूल बना लिया, तो 166 किलो जूल आ रहा आंसर। इंटीजर वाला क्वेश्चन है तो अप्रोक्सीमेट इंटीजर चाहिए, 166 किलो जूल आंसर आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आप में आएगा। संजनी बेटा थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें पहले सारे कॉन्सेप्ट, सारे फार्मूले दिमाग में सेट होने चाहिए। आधे अधूरे सेट हैं तो दिक्कत आएगी। सारे कॉन्सेप्ट, सारे फार्मूले आपके दिमाग में सेट होने चाहिए, है ना। हाँ अच्छा, अनीस कह रहा सर एक बार थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में बता दो, बाकी तो मुझे सब आता है। अरे बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब देखो मैं बता देता हूं। अनीस को एक बार थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब बता देता हूं। देखो देखो बच्चों, थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, T इक्वल टू, ये देखो बेस वाली लाइन है 0 0 वाली, इस लाइन से लेके ये जो पीक है, इस पीक तक की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। बिल्कुल बेस से लेके पीक तक की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। पीक पॉइंट बिल्कुल बेस से लेके, एक्स एक्सेस से लेके और पीक तक की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। बात समझ गए अनीस? एक्स एक्सेस से लेके पीक तक की जो पीक बनना है, वो जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है। वो जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन भी सर कर लेंगे। अब और आगे ले चलो, तो चलो भाई बच्चों को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं, है ना। जैसे जैसे आगे ले चलेंगे वैसे वैसे बता पाएंगे, समझा पाएंगे कि हाँ भाई क्या है कैसे है। देखें ये क्वेश्चन अभी हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मतलब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया अभी। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, नहीं अभी इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया। रुक जाओ बच्चों। चलिए अब थोड़ा और डिस्कस करते हैं। टाइम बताना मेरे को, उसी हिसाब से मैं टॉपिक उठाऊं। टाइम बताना 28। क्लास कितने बजे एंड होती है? 12:28 हुआ है, 45 पे एंड होती है, कितने बजे एंड होती है? सर होमवर्क वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है, करा दो। प्रिंस होमवर्क वाला क्वेश्चन थोड़ा बताओ, होमवर्क वाला क्वेश्चन क्या था ये बताओ मुझे, तभी तो ध्यान आएगा। होमवर्क वाला क्वेश्चन क्या था? कल मैंने कोई होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन को बताओ क्या था, किसी को आइडिया है? हल्का सा लिख के दो। कल दिया था जेई का, एक बार बताना क्या ये वाला क्वेश्चन था? ये वाला क्वेश्चन था जेई का? ये आई थिंक ये क्वेश्चन तो मैंने करा दिया था, ये क्वेश्चन था। और तो कोई क्वेश्चन है नहीं, बाकी सब तो एक्टिवेशन एनर्जी के क्वेश्चन लाया हूं मैं। यही एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है अलग, बाकी सारे क्वेश्चन एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड है। थर्मल डिकम्पोजिशन का था, कल के लेक्चर में था। N2O5 की रिएक्शन थी, प्रेशर पूछा गया था। अच्छा समझ गया। हाँ होमवर्क में दिया होगा।
तो वो आज लाया नहीं हूं, अब कल बताऊंगा, क्योंकि आज लाया नहीं हूं तो मैं कर नहीं पाऊंगा। मुझे लगा था ये होमवर्क दिया है, मुझे लगा था ये होमवर्क दिया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन तो ले आया, वो क्वेश्चन लाया नहीं हूं, तो कल ले आऊंगा, कल उसको करा देंगे फिर, ठीक है, कल उसको करा देंगे। तो अब आपका काम क्या है, अब आपका काम है क्यूएसडी सीट करके लाना। अब बच्चों आपका काम क्या है, क्यूएसडी सीट करके लाना। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल ये चैप्टर शायद खत्म हो जाए, शायद क्या मतलब लगभग खत्म ही हो जाएगा जहां तक मेरा आइडिया है, क्योंकि सब बता दिया है, 2-3 चीजें रह गई हैं, 2-3 चीजें रह गई हैं। देखो, एक इक्वेशन रह गई है, एक कोलिजन थ्योरी रह गई है, आपको बस कोलिजन थ्योरी पढ़ाना है, इक्वेशन पढ़ाना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से शायद कल ये चैप्टर हो जाएगा आपका, शायद कल ये चैप्टर आपका हो जाएगा, तो आप लोग तैयारी कर लो। सर इंटरसेप्ट थोड़ा ऊपर होगा ना, हाँ इंटरसेप्ट थोड़ा ऊपर होगा। किस क्वेश्चन की बात कर रहा है ये बच्चा, बच्चे किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो कि इंटरसेप्ट थोड़ा ऊपर होगा? ये इधर कहां से आ जाता है पेज मेरा? चलो, हाँ कल पढ़ाएंगे। एक बच्चा पूछ रहा है सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में मैकेनिज्म कब पढ़ाओगे? लक, टेंशन ना लो, जिस दिन मैं द इंड लिखूं उस दिन सब कुछ पढ़ा रखा होगा, कुछ नहीं छोड़ रखा होगा। हाँ, कब कहां क्या पढ़ाना है ये मेरा तरीका है, ये मेरा तरीका है ना। अपग्रेड करने का सर कोड भिजवा दीजिए व्हाट्सएप पर, ठीक है, मैं बोलता हूं उनको, बात करता हूं, पूछता हूं। अच्छा सारे बच्चे ध्यान रखें, सर क्यूएसडी 4 का क्वेश्चन, अंबुज क्यूएसडी 4 में क्या डाउट था बता दो भाई, बता देता हूं, क्यूएसडी 4 तो यहीं पे है, बताओ क्यूएसडी 4 में क्या डाउट है तुम्हारा, पूछो भाई। तुम यहां किनारे क्यों आ रहे हो, तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है, रहता क्यों फैला रखा है तुमने? क्यूएसडी 4 का क्या डाउट है तुम्हारा, पूछो जल्दी पूछो भाई। ये क्यूएसडी 4 है, इसमें डाउट क्या है? एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। देखो तुमसे ये कहा गया है कि जब टी हाफ इतना है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इतना है, जब टी हाफ इतना है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इतना है। ये इक्वेशन क्या है? टी हाफ और रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन है nth ऑर्डर के लिए। हमसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहे हो, तो हमें क्या पता किस ऑर्डर की रिएक्शन है, तो हमने मान लिया कि nth ऑर्डर की रिएक्शन है, तो टी हाफ और ए नॉट के बीच में रिलेशन दिए। तुमने कहा कि जब टी हाफ 10 था तो कंसंट्रेशन इतना था, टी हाफ 40 था तो कंसंट्रेशन इतना था, मैंने इस इक्वेशन में डाल दिया। अब इक्वेशन में डालने से दो इक्वेशन बनी, तो मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो प्रोपोर्शनल से कट गया, तो ये आ गया 10/40, अब ये आ गया 0.2 डिवाइडेड बाई 0.4। 10/40 को 1/4 लिख सकते हो, और 0.2 डिवाइडेड बाई 0.4 को 1/2 लिख सकते हो। अब मैंने इसको 1/4 को 1/2 की पावर 2 लिख दिया। ऐसा क्यों किया? बेस सेम होगी तो पावर बराबर हो जाएंगे, और पावर बराबर हो जाएंगे तो n की वैल्यू निकल आएगी, और n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही तो पूछा गया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही तो पूछा गया। अल्ताफ तुम्हारा डाउट कल पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। कल क्यों बताऊंगा? कल यही चीज पढ़ानी है। अभी मैंने कहा ना आर्नियस थोड़ा सा रह गया है, तो जब वो थोड़ा सा वाला जब वो थोड़ा सा वाला पार्ट पढ़ाऊंगा ना, तो तुम्हारा डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा, है ना। तो सॉरी बेटा अल्ताफ, तुम्हारा डाउट कल बताएंगे, ठीक है। अब बाय बाय, क्यूएसडी सीट नंबर 7 करके आइएगा सब लोग, क्यूएसडी सीट नंबर 7 करके आइएगा, अब मस्ती करो।